अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी फौरी रिलीफ नहीं मिल सका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना जारी नहीं किया है और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना से मुतालिका तमाम केसेस आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिए हैं और कहा है कि फेसबुक पोस्ट जज से मुतालिका हैं या नहीं, FIA फॉरेंसिक करके बताए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला FIA को भेज दिया है। अहम बात यह है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट कई अहम मराहिल मुकम्मल कर चुकी है और अब केस आखिरी मरहले में है। गवाहों पर जिरा के बाद अब चेयरमैन PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, मगर मुसलसल 2 दिन से अदालत उनका इंतजार कर रही है और वो पेश नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने वाज़ेह किया था कि अगर आज चेयरमैन PTI पेश नहीं हुए तो अदालत उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देगी, मगर इसके बावजूद भी चेयरमैन PTI आज पेश नहीं हुए और आज समाअत के आगाज़ में चेयरमैन PTI के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि सिक्योरिटी के इंतजामात करना तो सिक्योरिटी इदारों का काम है। अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हो चुकी हैं, मगर चेयरमैन PTI अब तक सिर्फ 3 बार अदालत में पेश हुए। एक बार वो गिरफ्तार थे, दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार कर गए और आखिरी बार जब चेयरमैन PTI पेश हुए तो बहुत अच्छी यादें छोड़ कर गए। चेयरमैन PTI के वकला का काम सिर्फ इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर करना है। इस पर वकील गौहर अली खान ने कहा कि आज आखिरी बार दरख्वास्तें इस्तिस्ना दायर की है, पीर तक मुलतवी कर दें, हमें कल का तफसीली फैसला भी नहीं मिला। चेयरमैन PTI के साथ मीटिंग भी है तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे? वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि मैं वकील हूं, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि क्या आपको चेयरमैन PTI पर एतबार नहीं है? तो वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि हम चेयरमैन PTI के अहकामात पर चलते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन PTI को हर पेशी पर अदालत में पेश होना है। चेयरमैन PTI की पेशी से मुताल्लिक कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? इतनी भी कमिटमेंट नहीं दे सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन PTI बयान रिकॉर्ड कराएंगे। आप चेयरमैन PTI के सीनियर वकील हैं, आप पीर को पेशी की कमिटमेंट दें तो ठीक है। इस पर वकील गौहर अली खान ने कहा कि मैंने कभी ज़ाती हैसियत में समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की, आज पहली बार समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहा हूँ। 342 का बयान तो रिकॉर्ड कराना है, पीर को करा लेंगे। आप कमिटमेंट चाहते हैं तो अहकामात ले लेता हूँ। इसके बाद चेयरमैन PTI के वकला ने गवाहान के बयानात और सबूतों के पेश होने के फैसले तक समाअत मनसूख करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि गवाहान के बयानात और सबूतों के खिलाफ दरख्वास्त जिरा से पहले दायर करना बनती है। जिरा हो गई है, सेशन अदालत ने फैसला इन्हीं बयानात और सबूतों पर देना है। ऐसी दरख्वास्त का जिरा के बाद आना सिर्फ ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI के वकला ने गवाहान पर कई घंटों तक जिरा की, सबूतों, बयानात और जिरा एक बार ही होती है। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकला की एक ही बात होती है कि हम ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई कोर्ट से गवाहान के बयानात, सबूत और दीगर दस्तावेजात पर फैसले तक इंतजार बेहतर होगा। इसके बाद अदालत ने वकील गौहर अली खान को वकील ख्वाजा हारिस से मुशावरत करने के लिए वक्त दिया और समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद वकील गौहर अली खान ने बताया कि ख्वाजा हारिस ने कहा है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे। तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या आपकी ये कमिटमेंट है? वकील गौहर अली खान ने कहा कि जी, मुझे डायरेक्शन है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि दरख्वास्त इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। तोशाखाना केस की समाअत पीर को होगी, मगर तीसरी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है क्योंकि जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अब पीर तक मामला चला गया है, मगर अहम बात यह है कि ट्रायल कोर्ट इस केस से मुताल्लिक 35 अहम सवालात उठा चुकी है और चेयरमैन PTI को इन सवालात के जवाब देने हैं। ट्रायल कोर्ट के तफसीली सवालनामे में चेयरमैन PTI से पूछा गया है कि क्या आपने इस्तगासा के शवाहिद को सुना और समझा है जो आप या आपके वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए थे। इस्तगासा के शवाहिद के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस भेजा गया था। इस बारे में आपकी क्या राय है? चेयरमैन PTI से मजीद पूछा गया है कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स में तहरीरी जवाब जमा कराया गया था, इस पर आपकी क्या राय है? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में तोशाखाना के तहाइफ अपने पास रखने को तस्लीम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? मजीद ये कि आपने बादियुन नज़र में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहाइफ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल फलाह के अकाउंट में वसूल किए। आप इस बारे में क्या कहते हैं?
प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19 में आपसे तहाइफ खरीदने वालों का नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद फराहम की। आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने बादियुन नजर में कहा कि आपने साल 2019-20 में जो तहाइफ अपने पास रखे वो आपने या आपकी तरफ से आगे बतौर तोहफा दे दिए गए, लेकिन आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में इन तोहफों का नाम नहीं बताया। साथ ही आपने उन लोगों का नाम भी नहीं बताया जिनको आपने या आपकी तरफ से ये तोहफे दिए गए थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा आपने साल 2020-21 से मुताल्लिक बादियुन नज़र में कहा कि आपने 5 तहाइफ की कीमत डिक्लेयर कर दी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ट्रायल कोर्ट के सवालनामे के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की शहादत है कि आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में साल 2018-19 के तोशाखाना के 4 तहाइफ डिक्लेयर ही नहीं किए, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक साल 2019-20 और 2020-21 के अपने बयान में तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19 में तोशाखाना के तहाइफ बेचने के सबूत के तौर पर बैंक अल-फलाह के अकाउंट में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जो रकम दिखाई थी वो 22 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 के अरसे में उस अकाउंट में जमा ही नहीं कराई गई थी, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने जानबूझकर हकाइक छुपाए और साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के असासों और वाजिबात से मुताल्लिक झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। ट्रायल कोर्ट ने अपने आखिरी सवाल में चेयरमैन पीटीआई से पूछा है कि क्या आप अपने दिफा में शवाहिद पेश करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से 35 सवाल पूछे हैं, मगर उनमें से एक अहम तरीन सवाल का जवाब चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने तो नहीं दिया था, लेकिन बाद में अवामी सतह पर दे दिया था और फिर इस जवाब की वजह से मजीद कई स्कैंडल्स में वो फंस गए थे। ट्रायल कोर्ट के जिस सवाल का जिक्र हो रहा है चेयरमैन पीटीआई से, वो सवाल यह है कि आपने बादियुन नज़र में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहाइफ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल-फलाह के अकाउंट में वसूल की, लेकिन आपने तहाइफ खरीदने वाले का नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद फराहम की। इस मामले का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में दुबई में मुक़ीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दी गई कीमती घड़ी का सेट उनके पास है, जो उन्होंने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के कहने पर दुबई में फरागोगी से खरीद लिया था। उमर फारूक ज़हूर ने प्रोग्राम के दौरान ही यह कीमती तोहफे दिखा भी दिए, हमारे साथ तस्वीर और सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए और ये दावा किया कि उन्होंने इस पूरे सेट को बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी से $20 लाख यानी 28 करोड़ रुपए में खरीदा था और फरागोगी के इसरार पर ही कैश में अदायगी की थी। उमर फारूक ज़हूर के दावे के बाद सियासी हलचल मच गई। चेयरमैन पीटीआई पर कई अहम सवालात उठने लगे क्योंकि इस घड़ी की फरोख्त से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ और उमर फारूक ज़हूर के साथ मुबैना डील में पैसों का बहुत बड़ा फ़र्क सामने आ रहा था। फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, शहजाद अकबर ने तरदीद की, चेयरमैन पीटीआई ने तरदीद की। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि तोशाखाना के इन तहाइफ की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी और उन्होंने यह सेट इसका 20% यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिया था और 5 करोड़ 80 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई और पूरी तहरीक इंसाफ मुसलसल इनकार करती रही है कि उन्होंने यह कीमती घड़ी उमर फारूक ज़हूर को फ़रोख्त नहीं की थी, बल्कि इस घड़ी का सेट 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद में एक मकामी वॉच शॉप को फ़रोख्त कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई अपने दावे के हक़ में आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान की रसीदों का सहारा भी लेते रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद अचानक आर्ट ऑफ टाइम के मालिक मोहम्मद शफीक खुद मंजर-ए-आम पर आ गए और दावा कर दिया कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से ग्राफ की ये घड़ी खरीदी ही नहीं है और रसीद भी उन्होंने नहीं लिखी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं गोल मार्केट में शॉप है जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी F7 में जिना सुपर मार्केट में, और मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, और इस चीज़ का मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी। मैं
दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है। और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। मोहम्मद शफीक ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था और इस खरीदो फरोख्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ घड़ी का सेट फरोख्त करने से मुतालिक हाथ से लिखी हुई जिस रसीद का सहारा ले रही थी, उस रसीद से एक और स्कैंडल सामने आ गया, क्योंकि घड़ी का सेट बेचने की हाथ से लिखी हुई उस एक रसीद और तोशाखाना से सिर्फ 20% अदायगी करके घड़ी खरीदने का जो रिकॉर्ड था, उन दोनों दस्तावेजात में एक ही तारीख लिखी हुई थी। यानी घड़ी का सेट तोशाखाना से खरीदने की और मार्केट में फ़रोख्त करने की तारीख एक ही थी, और वो तारीख 22 जनवरी 2019 की है, जिससे सिर्फ दो चीज़ें ही साबित हो सकती हैं, और वो ये हैं कि या तो चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से तोहफा खरीदने से पहले ही मार्केट में फ़रोख्त कर दिया था, और या फिर तोशाखाना में पहले ही कैश की सूरत में किसी के ज़रिए 2 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई और फिर इस रकम को जवाब फराहम करने के लिए मार्केट से एक जाली रसीद बनवाई गई, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। और फिर तहरीक इंसाफ की इस पूरी कहानी ने एक और सवाल को भी जन्म दिया, और वो सवाल यह है कि अगर तोशाखाना में इस कीमती सेट की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चेयरमैन पीटीआई ने 10 करोड़ के तहाइफ एक ही दिन के अंदर आधी कीमत में बेच दिए और सौदा भी कैश में किया और तोशाखाना को अदायगी भी कैश में की। अब इन हकाइक से ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या चेयरमैन पीटीआई ने 22 जनवरी को पहले 2 करोड़ रुपए तोशाखाना को कैश की सूरत में किसी के ज़रिए अदा किए और तोहफ़ा अपने पास रख लिया था, और फिर उस कैश को अदायगी को जवाज़ फराहम करने के लिए इस्लामाबाद की एक दुकान से एक जाली रसीद बनवाई, ताकि मुस्तकबिल में वो ये जवाज़ फराहम कर सकें कि उन्हें 2 करोड़ की रकम जो कैश की सूरत में मिली है वो उस लोकल दुकान से मिली है जिसका मालिक इसे 2020 में फ़रोख्त करके चला गया है। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि चेयरमैन पीटीआई ने जो तोशाखाना को 2 करोड़ रुपए की रकम अदा की थी, वो कहाँ से अदा की गई थी? क्या वो पैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से निकाले हैं? अगर हाँ, तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ है? और अपने अकाउंट से निकाल कर दिए तो कैश की सूरत में क्यों दिए हैं, चेक की सूरत में क्यों नहीं दिए हैं? हुकूमती ट्रांजैक्शंस तो चेक या पे ऑर्डर के ज़रिए होती हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 2 करोड़ रुपए की कैश रकम अगर चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म होते हुए खुद अदा नहीं की, तो फिर उनके लिए किसने अदा की? जबकि बार बार के इल्ज़ामात के बाद सवाल पैदा हो रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान क्यों तोहफे खरीदने और बेचने की बैंकिंग ज़राए से अदायगी की मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने कैश में करोड़ों रुपए की अदायगी की तो क्यों की? जिस दिन तोहफे बेचे उसी दिन तोशाखाना में रकम की अदायगी की, तो क्या कानून तोड़ते हुए पहले तोहफे बेचे और फिर अदायगी की? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुसलसल ये सवालात उठाए जाने के बावजूद जवाब नहीं दिया है। तहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ घड़ी बेचने से मुतालिक एक और बयानिया ज़रूर बनाते रहे हैं कि उन्होंने तोहफ़ा बेचकर अपने घर के नीचे सड़क बनवाई थी, लेकिन उन्होंने ये बात इलेक्शन कमीशन में अपने जवाब में नहीं बताई कि तोहफ़ा बेचकर सड़क बनाई थी और क्यों इस रकम को अपनी आमदनी के तौर पर जाहिर किया। अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो असासों में इतना इजाफा क्यों हो गया, जो कि बाकायदा नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद के साबिक मेयर ने भी चेयरमैन पीटीआई के इस दावे से मुतालिक बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने घर के सामने की सड़क का एक पोर्शन ठीक कराने के लिए 2019 में सिर्फ 30 लाख रुपए अदा किए थे। नवाज जब प्राइम मिनिस्टर बने और वो इनके घर गए मिलने के लिए पहली दफा जब उन्होंने कटची कॉल की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरे घर की सड़क टूटी हुई है तो आप इसको सड़क बनवा दें। नवाज साहब मेन रोड से लेके इनके घर तक जो थी वो सड़क बनवाई और वो गवर्नमेंट ने उसके पैसे अदा किए। तो ये जो कह रहे हैं, रात को फरमा रहे थे कि जी मैंने अपने पैसे से आवाम की भलाई के लिए सड़क बनाई, तो ऐसी कोई बात नहीं, सरासर झूठ है। ये 2019 में सबके घर के आगे जो एक सड़क है जो इनकी प्राइवेट रोड है, जो मेन रोड से आगे इनके घर तक जाती है, उसका कुछ पोर्शन टूटा हुआ था, तो उसके ऊपर फिर हमने उसको कार्पेटिंग करवा के दी और उसके लिए इन्होंने सिर्फ जो है वो 30 लाख रुपए जो है पे किए। वो जो उसका पे ऑर्डर जो है वो आज तक भी हमारे पास मौजूदा रिकॉर्ड में लगा है। जो उसी वक्त पेमेंट की और वही एक पेमेंट आई है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आई और ना उसके बाद कोई रोड बनी है। तोहफे करोड़ों के बेचे और चंद लाख के अखराजात दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की कि तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली रकम से मैंने सड़क बनवा दी है, आवाम के लिए सड़क बनवा दी है। अपने कारकुनों को बार बार ये बताते रहे, लेकिन ये वो स्कैंडल है
जो पीटीआई के अपने दौर में सामने आ गया था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई मुसलसल टालते रहे। हालांकि वो अपने दौर में ही इस स्कैंडल को वाज़ेह जवाब देकर खत्म कर सकते थे, मगर वो अदालत को भी खुद को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात देने से कतराते रहे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होता था कि ये तो कौमी सलामती से जुड़ी मालूमात हैं और इन्हें पब्लिक करने से दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पिछले साल अपनी हुकूमत जाने तक अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम रही और यूँ चेयरमैन पीटीआई और उनके साथी तोशाखाना से मुतालिक मुबैना तौर पर टाल बटोल से काम लेते रहे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार हैरत का इजहार किया कि हुकूमत वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात सामने लाने से क्यों कतरा रही है। अक्टूबर 2021 में एक समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन अगर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया है तो इसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहफ़ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहफ़ उनके नहीं बल्कि अवाम के होते हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठने वाले अफराद को तहफ़ मिलेंगे। जैसे गुल हसन ने मजीद कहा कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब हो जाएंगे। फिर एक और समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अगर मुझे शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में लगाऊंगा, साथ नहीं ले जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वज़ीर आज़म ना भी रहें तो भी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील से कहा कि जो तहफ़ लोग घर ले गए हैं उनको भी वापस म्यूजियम में रखें। फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में नई हुकूमत आ गई और खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं ने चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात अवाम के सामने रख दी और इंकिशाफ किया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से कीमती तहफ़ लेकर बैरून मुल्क भेज दिए हैं। ये नई तफसीलात और ये हक़ाइक़ सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई। तहफ़ की तफसीलात तलब करने वाले सहाफ़ी राना अबरार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की पटीशन में कहा गया है कि तहफ़ की मालूमात शेयर की तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अब जब तहफ़ की फ़रोख्त का मामला सामने आया है तो क्या इज्जत रह जाएगी। जिसमें अबुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वही रहता है। जो लोग तहफ़ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं बल्कि आवाम के टैक्स से बैरूनी ममालिक के सरबराहान को भिजवाए भी जाते हैं। और सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि अदालत के बाहर भी तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ रहा कि तहफ़ की तफसीलात पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी ख़बरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। साबिक वफाकी वज़ीर और अब तो तहरीक इंसाफ के भी साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये तो हम नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफ़ा दिया है, मगर वैसे ही एक लिस्ट सामने लेकर आ जाएंगे। की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे हैं। अब तो शखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएँ नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई और ये मामला जू का तू रहा। अब एक जानिब पूरी हुकूमत थी जो मुबैना तौर पर पूरा जोर लगा रही थी कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात छुपाई जाएँ। इस मकसद के हुसूल के लिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार पर भी मुबैना तौर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। राना अबरार ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि कैसे तोशाखाना स्कैंडल की वजह से उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी। तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम,
तो वहाँ पर पीटीआई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से पीटीआई की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब खत्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब खत्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया था 2021 में। वहाँ पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर सीईओ ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफत में, किसी अखबार में या टीवी चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात छुपाने के लिए हर हद तक गई, हर मुमकिन कोशिश की गई। इस मामले को कौमी सलामती का मसला तक करार दे दिया गया और आज यही केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए कई मुश्किलात का बाइस बन गया है। अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अगला हफ्ता मुल्की सियासत में अहम साबित हो सकता है। हुकूमत की जानिब से असेंबलियां तोड़े जाने की तारीख समेत अहम फैसले सामने आ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मिलकर निगरां हुकूमत कायम करनी है। इस हवाले से अभी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुशावरत जारी है, जिसका कोई हतमी नतीजा भी अगले हफ्ते तक सामने आ सकता है। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, यह फैसला भी अगले हफ्ते ही सामने आ सकता है। नून लीग बार बार कह चुकी है कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए खुद पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अब यह भी देखना होगा कि नवाज शरीफ फौरी वतन वापसी का फैसला करते हैं या चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है। इस फिजा में कैसे अपने लीडर को हवाले करें, ये लोग तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा जाए। इसके अलावा अगला हफ्ता चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी फैसला कुन साबित हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बहुत से अहम केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और उनमें से कुछ के फैसले बहुत जल्द आ सकते हैं और चेयरमैन पीटीआई को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। एफआईए ने साइफर तहकीकात के मामले पर चेयरमैन पीटीआई को 1 अगस्त को तलब कर रखा है। इसके अलावा इन दिनों अहम तरीन केस तोशाखाना का है, जिसकी समाअत अब हतमी मरहले में दाखिल हो गई है और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने का हुक्म ना दिया तो किसी भी दिन इस केस का फैसला सुनाया जा सकता है। अगर इस केस का फैसला चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आया तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी की सज़ा भी हो सकती है। साइफर के मामले पर भी उन्हें एक दफ़ा दोबारा तलब किया गया है और इतलात हैं कि दीगर पार्टी रहनुमाओं को या फिर साबिक रहनुमाओं को भी तलब किया गया है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़कार सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब, आप बताइएगा कि आपको लग रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है? आपकी अगर मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई हो कि मामला सही सिमत में नहीं जा रहे हैं, हमसे कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो गई और अब सिचुएशन खराबी की तरफ ही जा रही है, यहाँ से बेहतरी की उम्मीद कम है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरी बात हुई है खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा हैं उनसे बात हुई है। जब ये परवेज़ खटक साहब ने अपनी एक जमात बनाई और उसमें आपको पता है कि चंद लोग तो आए तहरीक इंसाफ के, लेकिन बहुत से लोग नहीं आए, तो उनको ये एहसास तो है कि पार्टी ने और पार्टी के लीडर ने, पीटीआई चेयरमैन ने जो एक लड़ाई शुरू की वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत आगे लेके चले गए। वो कह रहे हैं कि हमारा नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपने रुकना होता है। जो नई क़यादत आई थी, जो फौजी नई लीडरशिप आई थी, उनके खिलाफ जिस तरह की बातें की गई वो नहीं होनी चाहिए थी, मामलात को इस नहज तक नहीं लेके जाना चाहिए था। और वो ये भी समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा कसूर उन लोगों का है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ था और अब वो सबसे पहले पार्टी छोड़ के भाग गए। तो वो लीडर्स जो अभी तक पीटीआई में है वो उनको ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि अब इमरान खान के हवाले से तो इतने केसेस हैं और ऐसा लगता है किसी केस में सजा हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, शायद जब इंतखाबात हों तो वो जेल में भी हों। तो उनमें से अक्सरियत की राय ये है कि उनको भी ऐसा ही लगता है कि 16 सितंबर के बाद इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, नाअहल भी किया जा सकता है। जिस पर मैंने ये सवाल किया फिर आपकी उम्मीद क्या है, क्यों आप इस वक्त तक तहरीक इंसाफ में हैं, आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? तो वो ये चांस लेना चाहते हैं। वो समझते हैं अभी भी खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पॉपुलर है तहरीक इंसाफ और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के करीब जाएंगे और नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। अगर उस वक्त हमें उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे दूसरे रहनुमाओं को किया हुआ है, तो कर लें, फिर हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं। आई एम श्योर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे हालात और सख्त होंगे। कुछ और रहनुमा भी ऐसा हो सकता है कि वो जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी में चले जाएं या परवेज़ खटक साहब की पार्टी में चले जाएं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं तहरीक इंसाफ के वो चांस लेना चाहेंगे, इलेक्शन के करीब जाना चाहेंगे। और मैं इस पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कल मेरी एक और रहनुमा से बात हुई जिसकी बड़ी जिम्मेदारी थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। वो उनकी एक अजीब सी उम्मीद भी है।
वो ये कहते हैं कि देखिए हमें तो 3 साल बताया गया था उस वक्त की फौजी लीडरशिप की तरफ से कि नवाज शरीफ इज फिनिश्ड, शहबाज शरीफ इज फिनिश्ड, जरदारी इज फिनिश्ड, तो हम भी यही सुनते आए थे। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक हम इक्तदार से चले गए और वही सब लोग इक्तदार में आ गए। तो इस तरह की भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हालात बदल जाएंगे और फिर शायद एक मरतबा फिर इमरान खान के लिए जो है वो रास्ते हमवार हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क़यादत के अंडर हो, शायद आइंदा हो जाए, लेकिन ये उनका एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि हमने बहुत सुन लिया है कि सियासी पार्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, सियासतदान ख़त्म हो जाएंगे। तो वो कहते हैं जब हमारे मुखालफिन ख़त्म नहीं हुए तो हम भी ख़त्म नहीं होंगे। साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है और इस ज़ाहिर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट की तरजीहात बदली हैं। राइट ऑफ कर दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 90s में, फिर लेट 90s में नवाज शरीफ को, मगर हमने देखा है कि उन सब का कम बैक हुआ, किस तरीके से हुआ। मोहतरमा दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनती नज़र आई, तीसरी दफ़ा बनती अगर एक अनफॉर्चुनेट वाक़े में उनकी शहादत ना होती, फिर नवाज शरीफ साहब बने, अब लग रहा है कि उनका कोई कम बैक हो सकता है। तो गलत तो नहीं सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि जी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी नहीं तो फिर अगला इलेक्शन होगा? नहीं, ये बात ठीक है शाहजेब भाई कि आप सियासी लीडरशिप को या सियासी जमातों को इस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो तारीख ये भी बता रही है कि वापसी जिसकी भी हुई है तो वो उस दौर में नहीं हुई है। यानी उसी से अगर नवाज शरीफ को आउट किया गया तो ऐसा नहीं है कि वो उस इलेक्शन में दोबारा मैदान में आए, बल्कि 5 साल बाद उनकी या 10 साल बाद उनकी दोबारा एंट्री हो गई। इसी तरह अगर नवाज बेनज़ीर भुट्टो साहबा को आउट किया गया था तो ऐसा नहीं था कि महीने 2 बाद उनकी एंट्री हुई, बल्कि वो 5-6 साल बाद या 8 साल बाद उनकी दोबारा एंट्री हुई। और फिर उसमें एक हकीकत ये भी है कि दोबारा एंट्री से पहले उनको उसी इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा डील करना पड़ा। वो अपने उस इनकलाबी बयानिए के साथ दोबारा उनकी एंट्री नहीं हो सकी। तो अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी दे। अगर इमरान खान साहब रहे मैदान में तो उनकी दोबारा जमात का उभरना और उनका दोबारा मैदान में आना उसका इम्कान है, लेकिन वो 5-6 साल बाद होगा। अगर 5-6 साल बाद वो सस्टेन कर गए। और एक फर्क इसमें ये भी है कि दूसरी जमातें जब उनके लीडरशिप को आउट किया जाता तो उनकी अगली नस्लें या उनका भाई उसकी जगह ले लेता और वो मैदान अमल में होता। अब इमरान खान साहब ने ये गलती की है। मौरूसी सियासत वैसे पाकिस्तान में तो बुरी समझी जाती है, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों जो साहबजादे हैं वो तो बरतानिया में गोल्डस्मिथ के घर में पल रहे हैं और वो इस वक्त उनके सियासी जाननशीन नहीं बन सकते। और पार्टी के अंदर उनकी जो सेकंड टियर, वो परवेज खटक हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो असद उमर हो, किसी और का हो, तो उन पे इमरान खान का और इमरान खान का उन पे एतमाद नहीं है और न उनके कारकुन इमरान खान के सिवा किसी और को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और को ग्रूम करने ही नहीं दिया। तो अब उनके खानदान में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उनकी जगह लेके उसको जिंदा रख सके और उसने अपना कोई नंबर 2 भी ग्रूम नहीं किया है। और शहजाद, ये जो इस वक्त सोच है कि जी हम जाएंगे, नहीं फाइल करा सके तो नहीं करेंगे, मगर आगे जाके लोगों का कम बैक हो जाता है, जैसे कि नवाज शरीफ का हो गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड टेन्योर में हो गया, मगर फिर वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि लॉन्ग टर्म ही होगा या शॉर्ट टर्म में भी उनको कोई उम्मीद है? क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उन्हें कत्ल कराने की कोशिश की है, फिर पर्सनली उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ पर, DGC पर, सब पर हमले किए हैं। जिन्हें वो आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे वो आर्मी चीफ बन गए। जिनके खिलाफ उन्होंने रेफरेंस भेजा था वो सितंबर में चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जिनके खिलाफ उन्होंने केसेस बनाए थे वो इस वक्त वजीर आजम है, मुमकिन तौर पर निगरां वजीर आजम भी कोई ऐसा नहीं आएगा जो इमरान खान साहब को पसंद होगा। तो इस इक्वेशन में उन्हें शॉर्ट टर्म में भी कुछ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ हो सकता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं ना, इस वक्त इमरान खान साहब की मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और बहुत जल्द उनकी मर्जी के चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे, ना उनकी मर्जी के DG ISI हैं, ना उनकी मर्जी के चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो जाहिर सी बात है हालात उनके लिए मुश्किल है और उनकी पार्टी को मेरे ख्याल से एहसास जरूर है।
जो लोग पार्टी नहीं छोड़ना चाहते वो कहते हैं कि देखें हमारे हल्के में तो कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम तो रहेंगे और एक चांस लेंगे कि अगर इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया तो लड़ लेंगे, वरना कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका ब्रेड एंड बटर सियासत नहीं है, वो कहते हैं फिर हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये उद्राक उनको भी है और ये सलीम साफी साहब का तजिया बिल्कुल दुरुस्त है कि जब किसी पार्टी को या लीडर को आउट किया जाता है तो फौरी तौर पे जो इंतखाबात होते हैं उससे तो वो आउट हो जाते हैं, बाद में वो कम बैक जरूर करते हैं क्योंकि आपको पता है हालात एक जैसे नहीं रहते, लोग भी बदल जाते हैं। और यही हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा है। अब इमरान खान साहब के लिए मसला ये है कि बिल्कुल उनका ना कोई इस वक्त फैमिली मेंबर है जो कि उनकी बाद लीडरशिप ले सके, और ना ही इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह 40-45 साल के हैं या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की तरह जब वो पहली हुकूमत से उनको निकाला गया था तो वो उस वक्त यंग थी। तो ऑब्वियसली द एज इज नॉट ऑन हिज साइड, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे जैसे सलीम साफी साहब ने कहा। लेकिन और मुझे लगता है यही दो रीजंस है जिसकी वजह से इमरान खान साहब सब कुछ अपना दांव पे लगाने के लिए भी तैयार हैं कि उनके बाद उनकी बच्चों ने तो पार्टी संभाली नहीं है, और दूसरा उनको ये भी पता है कि शायद 1 और 2 इलेक्शंस वो मजीद उसमें हो तो वो चांस लेना चाहते हैं, ऑल आउट जाना चाहते हैं, वो एक लंबी गेम नहीं खेलना चाहते। आपने देखा कि जो रहनुमा जिला वतन रहे हैं वो 5 साल, 7 साल, 8 साल जिला वतन भी रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल किए और फिर वो वापस सियासत में लौटे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये करना चाहेंगे कि वो जिला वतन हो जाएं और फिर एक लॉन्ग शॉट लेके फिर बाद में कम बैक करें। वो कोशिश करेंगे कि इसी इलेक्शन में वो जीत जाएं, वरना अगर कोई हुकूमत कायम हो जाती है तो उसके बाद भी मेरे ख्याल से वो अपनी जो जहराना सियासत है वो जारी रखेंगे। मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा पीछे हटेंगे। और साफी साहब, क्योंकि उन्हें मुसलसल अदालत से रिलीफ तो मिल रहा था, केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे थे, और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर कल रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट से नहीं मिला, तो शखाना आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि घेरा बहुत तेजी से तंग हो रहा है और कोई किसी केस का फैसला आ सकता है जल्द? मेरा तो अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब का मुश्किल दौर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। जिस तरह के माजी में बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ या दीगर लीडरों का हुआ करता था, बल्कि उनका मुश्किल दौर शुरू होगा मिड सितंबर में, क्योंकि इस वक्त उनको हर तरफ से खुसूसन अदलिया की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है, और बाज़ जज तो बिल्कुल एक फरीक की सूरत इख्तियार कर गए हैं। दूसरा, इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें विल और यकजहती की भी कमी है, और पॉलिटिकल लीडर्स होने के नाते वो किसी सियासी लीडर को पॉलिटिकल मैदान से आउट करने की जिम्मेदारी भी अपने कांधों पे नहीं लेना चाहते। तो मेरे ख्याल में अभी एक उनके खिलाफ जितने केसेस हैं वो भी मैच्योर होते जा रहे हैं, और मजीद अगर कोई जज जितना भी उनको रिलीफ देना चाहें तो वो रिलीफ मजीद उनको नहीं मिल सकता। और दूसरा, जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट की क़यादत भी तब्दील हो जाएगी, और इसी तरह कुछ और तब्दीलियां भी हो जाएंगी। निगरान हुकूमत को इन चीज़ों की परवाह भी नहीं होगी, जिसका अभी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शामिल बाज़ जमातें कर रही हैं कि अपने आप का जमहूरी पोस्टर भी बरकरार रखना चाहती हैं। तो इमरान खान और उनके साथियों पे असल मुश्किल वक्त आएगा सितंबर में, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन उनके साथ खड़े रह सकते हैं। और दूसरी तरफ इरादे इस तरह लगते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ना तो पीटीआई नाम होगा और ना भल्ले का निशान होगा। और इरशाद, आपको लगता है नून लीग में सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इसी बात पर है कि अगले इलेक्शन का इन्हिसार और नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी इन्हिसार इस बात पर है कि इमरान खान साहब के केसेस का क्या फैसला होगा, या मौजूदा चीफ जस्टिस कब जाएंगे, या फिर निगरान सेटअप किस किस्म का आएगा? मेरे ख्याल से ये बातें तो अब नून लीग के रहनुमा आकर खुलकर बात कर रहे हैं। हमने एहसन इकबाल साहब से पूछा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, अगर 16 तारीख को चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं तो उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारी शिकायत है, हमें लगता है कि हमारे मुखालफिन को रिलीफ मिल जाता है इस अदालत से और नवाज शरीफ को नहीं मिला है, तो उसके बाद आएँ, वो 1.5 महीना कैंपेन करें, और उस वक्त तक ऑब्वियसली टाइम भी गुजर चुका होगा। हो सकता है इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। लेकिन देखें, मुझे ये इस वक्त जो हो रहा है ना, उसमें कोई हमें फख्र की बात नहीं है। इस वक्त जो जुमला इस्तेमाल किया सलीम साहब ने कि जमहूरी पोस्चर दिखाना चाहते हैं, देखें आप
एक के बाद एक जो चीजें हो रही है इस मुल्क में वो अनप्रेसिडेंटेड है। अक्सर हम कहते हैं कि जुडिशरी में आप प्रेसिडेंट्स मैटर करता है, सियासत में नहीं करता, हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि एक पार्टी ने अपनी 2 हुकूमतें खत्म कर दी। ये पहली मरतबा हुआ कि वो हुकूमतें खत्म होने के बाद जो टाइम फ्रेम था 90 दिन का, उसमें इलेक्शन नहीं हुए। ये पहली मरतबा है कि केयरटेकर सेटअप उन 2 सूबों में गैर आईनी तौर पर है, उनको सुप्रीम कोर्ट का कोई कवर भी हासिल नहीं है, वो 90 दिन से तजावुज कर चुके हैं। अब ये पहली मरतबा केयरटेकर सेटअप जिसका हमें पता है शाहजेब की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि आपने अगला इलेक्शन करवाना है और डे टू डे अफेयर्स को देखना है, लेकिन अब 2 नई मंतक पेश की जा रही हैं। एक ये कि इनको बाइख्तियार किया जाए, इनको ताकतवर किया जाए ताकि जो माशी मसाइल हैं वो मुतासर ना हो, एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहे। अगर इतना ही इस चीज का आपको फिक्र है तो फिर आप 90 दिन के केयरटेकर सेटअप के लिए क्यों जा रहे हैं? असेंबलियां पहले तहलील करके, असेंबलियां वक्त पे तहलील करें, मिनिमम टाइम होता है 54 डेज का, उसको पूरा करें, इलेक्शन करवाएं, एक स्मूथ और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो और नई हुकूमत आके फैसले करे। दूसरा जो बुनियादी मकसद है केयरटेकर का, तमाम ममालिक में तो नहीं होता, लेकिन जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा हैज टू बी इंडिपेंडेंट। खाली ये नहीं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस ने फैसला करना है, एथिकली मॉरली आपने एक इंडिपेंडेंट शख्स को लाना है। अब डिबेट आप सोचें यहां पे पहुंच गई कि इसाक डार साहब को बना दें, मतलब ये थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि कम से कम एक पोस्चरिंग ये भी करें कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो साफ और शफाफ हैं, फ्री एंड फेयर होंगे, क्रेडिबल होंगे, वरना अपना ही केयरटेकर लगाकर और बाइख्तियार करके इस केयरटेकर सेटअप को आप क्या हासिल करेंगे? दूसरा जो अफवाहें थी, चमकगोइयां हो रही हैं, वो तो आपको पता है पहले से हो रही हैं कि शायद ये हुकूमत जो है वक्त पे खत्म ना करे अपनी मुद्दत, इसमें कोई तौसी हो जाए, या जो केयरटेकर है उसमें मजीद तौसी हो जाए। तो ये अफवाहें मजीद जन्म ले रही हैं इस तरीके से इख्तियारात देने के। आप जो अगर आप चाहते हैं कि जो मुआहदे ऑलरेडी हो चुके हैं वो तो वैसे भी डे टू डे बेसिस पे अगर केयरटेकर ने काम करना है तो दुरुस्त है, IMF का प्लान आपके पास। ये दुरुस्त बात है। साफी साहब आप मुझे बताइएगा कि बाकी डार साहब का अभी तक कोई चांस है या बिल्कुल कोई चांस नहीं रहा? इतलात आ रही है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश यही है अभी भी? नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पर उसके हक में नहीं हूँ, और मैं तो अब भी ये चाहूँगा कि हकीकी मानों में गैर जानेदार हुकूमत कायम होनी चाहिए। इसलिए मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे भी रोज़ाना उंगली उठा रहा हूँ और तनकीद कर रहा हूँ, और गवर्नर और सूबाई काबीना को रिमूव करने का मुतालबा कर रहा हूँ। लेकिन शाहजेब देखें, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपने सबसे ज़्यादा इसकी रिसर्च भी की है और प्रोग्राम भी किए हैं कि आप जो गैर फितरी तरीके से जो काम हो जाए तो फिर उसको गैर फितरी तरीके से ही ख़त्म किया जाता है और हर अमल का रद्द अमल होता है। ये पाकिस्तान 2017 से, बल्कि अगर हम देखें तो 2014 से ये आईन उसूल कायदे के तहत ये नहीं चल रहा है। कौन ऐसा बंदा है जो मेरे साथ डिबेट करके ये साबित कर सकें कि इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया था? इमरान खान की पार्टी को इसी तरीके से बनाया गया था जिस तरह अब उनकी पार्टी से लोगों को निकाला जा रहा है। एक एक बंदे को पकड़कर नैब को इस्तेमाल करके, अदालतों के इस्तेमाल करके, अच्छा नवाज शरीफ को किस तरीके से आउट किया गया? साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया कि आप अपील का हक भी छीन लें और उसके बाद पानामा के दूसरे लोगों को, तो उस वक्त किसी को ये उसूल क्यों याद नहीं आए? फिर उस इलेक्शन को कौन इलेक्शन मान सकता है जिसमें आप पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दे और जिसमें फौजी आके टप्पे लगा दे? तो ये मुल्क प्रैक्टिकली अभी आप देखें कि इस वक्त भी ये मुल्क किस तरीके से चल रहा है। जब आपके अदलिया की ये हालत हो, 25 मई 2022 को इसी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप उनको आने दे। इमरान खान ने तौहीन अदालत की, उस अदालत को अपनी तौहीन की भी फिक्र नहीं है। जब उसका अभी एक साल हो गया, ये आम बात है कि आखिरी समात के बाद अगली समात भी इस वाले मामले पर नहीं रखी गई है। हमें प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और रामपुर में बात करेंगे। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया, जिन पर 14 साल बच्ची को हब्से बेजा में रखकर बदतरीन तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है, उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत ले ली है, जबकि 25 जुलाई को उन पर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। आज इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबान की यह खबर सामने आई थी कि पुलिस ज़राए का दावा है कि सिविल जज की अहलिया अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने जज आसिम हफीज़ की अहलिया को गिरफ्तार करने के लिए गुजरावाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। और पुलिस तर्जुमान ने यह बयान जारी किया कि किसी शख्स को मुलजिमा से मुतालिक मालूमात हो तो पुलिस को इतला दी जाए और फिर यह खबर
सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया की 1 अगस्त तक हिफाजत जमानत मंजूर कर ली है। इस वक्त बच्ची लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स ये बता चुके हैं कि उनके जिस्म पर जख्मों के निशानात पुराने हैं। इससे पहले उनकी इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी थी कि बच्ची के होंठ सूजे हुए हैं, जिसके मुतादिद हिस्से फ्रैक्चर्ड हैं। दोनों बाजुओं समेत बच्ची के पैर पर जख्म के निशानात हैं और बच्ची के सर समेत जिस्म पर 15 जगह चोटों के निशानात हैं और बच्ची के अंदरूनी आज़ा भी मुतासिर हैं। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रिजवाना की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उसे नज़रअंदाज किया गया और उसको सही से खुराक भी नहीं दी गई थी। 12 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक मेडिकल टीम बच्ची की तबीयत और जख्मों का जायजा ले रही है। इसके अलावा सिविल जज आसिम हफीज़ ने गुज़िश्ता दिनों बच्ची के वालिदैन को सुलह की पेशकश की थी और कहा था कि वो इलाज का सारा खर्चा और अलग से भी रकम देने को तैयार है। लेकिन मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है, हम सुलह किसी सूरत नहीं चाहते। जज साहब को कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, आज अपने केस में भी इंसाफ करें। दूसरी तरफ इस केस की FIR से मुताल्लिक भी तनकीद हो रही है। समाजी कारकुन और कानूनी माहिरीन इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुभान से। सुभान, बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल इस मामले को कवर कर रहे हैं। ज़ाहिर उनकी अहलिया के लिए छापे मारे जा रहे थे, अब उन्होंने जमानत भी करा ली है। क्या अब ताउन किया जा रहा है पुलिस के साथ, उनकी तरफ से क्या सूरत हाल है? जी शाहजेब साहब, अब तक तो सिर्फ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो 2 मरतबा कामयाब हुई है सिविल जज आसिम हफीज़ से रब्ता करने में, और वो 2 मरतबा ही उनसे सिर्फ रब्ता हुआ, जिसमें पहले दिन जब ये केस रिपोर्ट हुआ सरगोदा से, जब ये सामने आया और फिर न्यूज़ में चूँकि ये हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद आसिम हफीज़ साहब से रब्ता हुआ, जिस पे उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने खाद खा ली थी, मिट्टी खा ली थी, और उसके बाद इसको जब मना किया तो इस बच्ची ने दीवार से टकरे मारी और ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। इसके अलावा इसको कोई किसी किस्म की चोट नहीं आई। लेकिन इसके बाद जिस तरह से मेडिकल हुआ और इब्तदाई मेडिकल में सरगोदा में और फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आया कि वो सिर्फ सर की चोटें नहीं थी उस बच्ची की, बल्कि जो चोटें थी वो कई दिन पुरानी थी, कि जिसमें उसके सर पे कीड़े भी पड़ चुके थे और इसी तरह उसके जिस्म पे भी मुतादिद जगहों पे ज़ख्म के निशानात थे। सिर्फ ज़ख्म नहीं थे बल्कि उसकी जो हाथों की हड्डी है जो कलाई की वो भी टूटी हुई थी, और इसी तरह उसका नाक, उसका एक दांत, उसके होंठों पे सूजन, फिर कमर पर उसके ज़ख्म के निशान थे, उसका गला दबाए जाने के निशानात थे उंगलियों के गले के ऊपर। तो इस तरह के तमाम तर निशानात थे जो कि वो जज साहब का जो इब्तदाई बयान था उसकी नफ़ी कर रहे थे। इसके बाद अब आज करवा ली गई है ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जज साहब की अहलिया की जानिब से। लाहौर की हाई कोर्ट से उधर के जज हैं फ़ारूक हैदर, जिनने 1 अगस्त तक की ज़मानत दी है। ताहाल आज दोपहर से इस वक्त तक भी जज साहब की फैमिलीज़ की तरफ से पुलिस के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है, जो कि अब ASP उसको खुद से लीड कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइए, तनकीद हो रही है कि पुलिस ने इस FIR में जो टॉर्चर की शिकें हैं वो शामिल नहीं की और बुनियादी केस ही बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद का है। कुछ समाजी रहनुमा भी इस हवाले से जो है एक्टिविस्ट वो तनकीद करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इसमें इस तरह है कि चूंकि ये इब्तदाई तौर पे जो वाक़या रिपोर्ट हुआ था तशद्दुद का और बच्ची को रखे जाने का, तो उसके हवाले से ये 2 दफ़ात इसमें केस में ऐड की गई थी, 342 और 506। इसके बाद जब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची और जाके बच्ची का तमाम तर जो सूरत हाल का जायज़ा लिया, उसकी एज को भी मुलायजा किया गया और इसी तरह उसके जिस्म पर जो ज़ख्म के निशानात हैं उनका भी मुलायजा किया गया। तो उसके बाद जो सेक्शन 328A है वो भी इस FIR में ऐड कर दिया गया था, और उसके बाद जो पहली ज़िमनी है इसमें ये पुलिस हुकाम ने हमें कंफर्म किया कि इस दफ़ा को भी ऐड कर दिया गया था। उस दफ़ा के तहत तमाम तर ये जो टॉर्चर है और इस तरह से बच्ची को जो हब्से बेजा में रखा गया, जो उसको डराया धमकाया गया कि वो जब अपने वालिदैन से बात भी करती थी टेलीफोनिकली तो उस दौरान भी इस बच्ची ने कुछ नहीं बताया वालिदैन को। इसी के साथ साथ जिस तरह से अब तक जो पुलिस को भी इस्टेब्लिश हुआ जज साहब की फैमिली की जानिब से, तो उसमें यह बताया गया कि जो बच्ची की वालदा हैं उनको बुलाया गया था जज साहब के घर से ही कॉल करके उनकी अहलिया की जानिब से, और उसके बाद फिर इस बच्ची की वालदा आई थी और इस बच्ची को लेकर जाने के लिए ही बुलाया गया था, चूंकि इस बच्ची को ये लोग मजीद नहीं रखना चाहते थे अपने पास। जिसके बाद इस स्टोरी को, अब जज साहब की स्टोरी ये है, जबकि इसकी जो वालदा हैं वो जिस तरह से FIR में दर्ज करवाती हैं कि वो खुद से इस आए और अपनी बच्ची को मिलने, जिसमें ये सारी सूरत हाल उनके सामने आई। अब तक इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन 8 मुकामात पर इन जज साहब को और इनकी अहलिया और इनकी फैमिली की तलाश के लिए छापे मार चुकी है, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर,
और गुजरांवाला की जो मुख्तलिफ रिहाइशगाहें, इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी छापे मारे गए, लेकिन कहीं भी ना तो जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो ब्लड रिलेशन हैं इन दोनों के, जज साहब और इनकी अहलिया के, ना तो वो ट्रेस हो पाए, ना ही ये फैमिली खुद पुलिस को मिली। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से जो जज साहब के वालिद साहब हैं वो गुजरांवाला में अपनी रिहाइशगाह पर तो नहीं, अपने जो आबाई इलाका है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन एक और भी इनकी रिहाइशगाह है गुजरांवाला सिटी में, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस को मिले और वहाँ पर फिर उन्होंने तमाम तर तफसीलात का बताया और इस्लामाबाद पुलिस को ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम कायल कर लें इस फैमिली को, कि जिसमें इनसे हमारी सुलह मुतवक्के है। लेकिन आज भी जब मेरी शाम के औकात में इस बच्ची के वालिद से बात हुई और वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही इस बच्ची के साथ ही मौजूद थे, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि 2 रोज़ से अब तक कोई रब्ता नहीं किया गया किसी भी फैमिली मेंबर की जानिब से जज साहब की, और ना ही हमारे साथ कोई सुलह की या किसी भी किस्म के ताउन की कोई हमें पेशकश की गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में सिर्फ एक मरतबा जज साहब की फैमिली की जानिब से कॉल आई थी इनको और उसमें यह पेशकश की गई थी, जज साहब की अपनी तरफ से ही बेसिकली ये कॉल थी और उन्होंने पेशकश की थी इलाज की भी, और साथ में जो गुजर बसर के लिए कुछ पैसे देने का भी उन्होंने कहा था, और साथ में कहा था कि इस मामले को पर हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन चूंकि इब्तदाई तौर पे इस फैमिली ने इनकार कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो जज साहब के वालिद साहब हैं वो तो ये कहते हैं पुलिस को कि हम कोशिश कर रहे हैं और इनसे रब्ता कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने दावा किया था कि जो गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुका है, जो दिन जुमेरात का जो बुध का दिन बनता था, उसमें इनने जाना भी था लाहौर जनरल हॉस्पिटल और जाके इस फैमिली से मिलना था, लेकिन अब तक आज की शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक भी इस फैमिली के साथ किसी भी किस्म का कोई रब्ता ना किया गया और ना ही उनको कोई इस तरह की सहूलत इलाज में दी गई। लेकिन जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है उससे भी वो उन्हें इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की बेहतर देखभाल कर रहे हैं। इस हवाले से मौजूद थे। बहुत लाजमी है कि बगैर किसी दबाव के शफाफ अंदाज में इस मामले की तहकीकात तक अंजाम तक पहुँचे। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।